हेलो स्टूडेंट। लास्ट डे हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाले टॉपिक को कवर किया था और इसमें हमने इंक्लूड किया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के हिमालय वाले एरिया को हमने कवर कर दिया था। लास्ट लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉटस्पॉट वर्ल्ड वाइड भी पढ़ चुके हैं और इंडिया में कितने हॉटस्पॉट हैं उनको भी पढ़ चुके हैं। तो पहला हमने हिमालयन एरिया कवर किया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। आज हम इंडो बर्मा वाला एरिया कवर करेंगे। तो अगर हम देखें तो इंडिया का कुछ एरिया और बर्मा वाला कुछ एरिया जो है इस हॉटस्पॉट में आता है। और टोटली देखें तो इस हॉटस्पॉट का जो एरिया है वो कवर करता है 23,73,000 किलोमीटर स्क्वायर का, जिसमें कि ट्रॉपिकल एशिया का भाग जैसे कि ईस्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र लोलैंड जो है वो आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो लोअर मेकोंग कैचमेंट है वो भी आता है। लोअर मेकोंग कैचमेंट मींस कि ये जो एक नदी है रेड कलर की दिख रही होगी आपको, ये जो नदी है मेकोंग इसे हम कहते हैं, जो म्यांमार लाओस थाईलैंड वियतनाम कंबोडिया से होके गुजर रही है। तो इस हॉटस्पॉट की खासियत ये है कि ये इस नदी के आसपास का ही एरिया कवर करता है और यहाँ पे इस नदी के कारण काफी सारी एक्वाटिक जो एंडेमिक स्पीसीज है वो भी यहाँ पे पाई जाती हैं। अब देखते हैं ये टोटल एरिया जो इंडो बर्मा वाला क्षेत्र है क्या क्या कवर करता है। इसमें आता है ईस्टर्न बांग्लादेश वाला एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का भी एरिया आता है, उसके अलावा म्यांमार लगभग पूरा आता है, साउथ और वेस्ट यूनान वाला क्षेत्र इसमें आता है जो कि चाइना का प्रोविंस है एक, और उसके अलावा लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाला एरिया ऑलमोस्ट पूरा आता है। कंबोडिया वियतनाम ये वाला क्षेत्र भी आता है। इसके अलावा थाईलैंड का काफी सारा भाग इसमें आता है। और देखें हम तो पेनिनसुलर मलेशिया भी इसमें आता है, पेनिनसुलर मलेशिया भी इसमें आएगा। तो ये टोटली इतना एरिया कवर करता है। तो इसलिए अब इसमें ज्यादातर भाग इंडिया और बर्मा वाले क्षेत्र का है, तो इसलिए हम इसे इंडो बर्मा कहते हैं। बर्मा जो कि म्यांमार कहते हैं आज की डेट में, हम जिस एरिया को वही बर्मा पहले बोला जाता था उसे। अब देखते हैं यहाँ पे जो हॉटस्पॉट है वो टोटली क्या कवर कर रहा है, कोस्टल लोलैंड्स को कवर कर रहा है, जिसमें साउदर्न चाइना वाला सी भी आ जाता है और साथ साथ में अंडमान आइलैंड्स जो है इंडिया के वो भी ये कवर करता है टोटली। तो इंडो बर्मा वाले हॉटस्पॉट में ये पूरा एरिया आएगा। नेक्स्ट हम देखें तो ये रेड कलर का एरिया जो दिख रहा है जिसमें इंडिया का कुछ कुछ भाग जो है आ रहा है और जिसमें कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने अधिकतर आते हैं, और ये इसके अलावा म्यांमार लाओस थाईलैंड कंबोडिया ये वाला और मलेशिया ये पूरा एरिया जो है इसमें कवर होता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी और एंडेमिज्म की बात करें तो ये टेबल के थ्रू हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज पाई जा रही है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी पाई जा रही है और एंडेमिज्म का परसेंटेज कितना है। एंडेमिक मतलब जो पर्टिकुलर स्पीसीज एक ही एरिया में पाई जा रही है, उसके अलावा वो किसी और एरिया में नहीं पाई जाती है, तो उसे हम एंडेमिक कहते हैं। तो जो सिर्फ इस ही इंडो बर्मा वाले क्षेत्र में पाई जाएगी उसे हम एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडो बर्मा कहेंगे जैसे कि। ओके, तो ये हम देख लेंगे, इस टेबल को आप कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे हम देखें तो 6 जो लार्ज मैमल की स्पीसीज हैं वो यहाँ पे अभी कुछ पिछले 12 सालों में डिस्कवर की गई हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि लार्ज एंटलर्ड मस्जैक, एनामाइट मस्जैक, ग्रे शैंक डाउक, एनामाइट स्ट्राइप्ड रैबिट, लीफ डेयर एंड सावला। तो ये 6 लार्ज मैमल की स्पीसीज पिछले 12 सालों में ही जो है खोजी गई हैं। हॉटस्पॉट की बात करें तो क्योंकि इसमें बहुत सारा एरिया मेकोंग रिवर का आ रहा है तो यहाँ पे फ्रेश वाटर टर्टल्स की बहुत सारी एंडेमिक प्रजातियां पाई जाती हैं, और हैबिटेट लॉस के कारण और बहुत ज़्यादा इन स्पीसीज के थ्रेटन्ड होने के कारण हमें ये एरिया स्पेसिफिकली हॉटस्पॉट में कन्वर्ट करना पड़ा था। अब ये जो यहाँ पे इंडो बर्मा वाला एरिया है ये एरिया बर्ड्स के लिए, बर्ड के ब्रीडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसलिए इस एरिया में लगभग 1300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स जो हैं वो भी नजर आती हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बर्ड्स हैं जो थ्रेटन की कैटेगरी में आती हैं वो है व्हाइट एयर्ड नाइट हेरॉन, ग्रे क्राउन क्रोएसियस एंड ऑरेंज नेक पैट्रिज। तो यहाँ पे हम देख लेंगे डाउक, ये दिस वन इज डाउक जो इंडो बर्मा वाले क्षेत्र में फौनाज पाई जा रही है उनमें से डाउक, देन साउला एंड मडजैक।
बर्ड्स में हम देखें तो ग्रे क्राउन क्रोएसियाज, व्हाइट एयर्ड नाइट हेरॉन एंड ऑरेंज नेक पैट्रिज। नेक्स्ट हम सुंडरलैंड को कवर करते हैं। सुंडरलैंड एक ऐसा हॉटस्पॉट है जिसमें कि वेस्टर्न हाफ और इंडो मलेशियन आर्चिपेलागो आता है। आर्चिपेलागो मतलब वो एरिया जहाँ पे कि बहुत सारे द्वीप होते हैं, तो द्वीप समूह को हम इंग्लिश में आर्चिपेलागो कह रहे हैं। तो इंडो और मलेशिया वाले जो आइलैंड्स हैं उनका पूरा समूह इसमें आएगा, और जो कि कवर करेगा लगभग 17,000 इक्वेटोरियल आइलैंड्स को। तो टोटल कितने आइलैंड्स हैं? 17,000 आइलैंड्स के ये ग्रुप है। और यहाँ पे दो बड़े जो आइलैंड पाए जाते हैं वो है बोर्नियो और सुमात्रा। तो सबसे बड़े बड़े जो दो आइलैंड हैं इस सुंडालैंड में वो है बोर्नियो एंड सुमात्रा। तो ये पूरा का पूरा सुंडालैंड कवर करता है। इसमें जो टोपोग्राफी है इस हॉटस्पॉट की वो बनी हुई है हिली और माउंटेनियस रीजन से, और जो कि सुमात्रा और बोर्नियो के बहुत सारे भूभाग हैं। और ये अधिकतर कवर करते हैं क्योंकि वोल्केनिक फर्टाइल सॉइल को कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ खेती और बहुत सारे प्लांट्स और आपके डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स पाई जाती हैं। तो ये फर्टाइल एरिया जो है वोल्केनिक सॉइल से बना है, जो कि जावा और बाली को भी अपने साथ इंक्लूड करता है। और इससे पहले हम देखें तो अगर इसका ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे लगभग 23 एक्टिव वॉल्केनोज पाए जाते हैं। तो ओरिजिन के बेसिस पे भी यहाँ पे हम देखें इनिशियली वॉल्केनिक इरप्शन के कारण ये स्पेस बना है। और एट प्रेजेंट हम मानते हैं काफी सारे जो वॉल्केनोज हैं वो डोरमेंट कंडीशन में है, लेकिन इवन देन हम जब हम इसे कंसिडर करते हैं तो फॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे 23 एक्टिव वॉल्केनोज जो है पाए जाते थे। अभी हम देखें पॉलिटिकली सुंडरलैंड कवर किस किस एरिया को करता है, तो इसमें आता है सदर्न थाईलैंड वाला कुछ पोर्शन, मलेशिया वाला लगभग पूरा पोर्शन, सिंगापुर और मलय पेनिनसुला वाला कुछ एरिया। इसके अलावा ब्रूनेई लगभग पूरा आता है, जिसमें कि वेस्टर्न हाफ ऑफ इंडोनेशिया मेजर पोर्शन कंसिडर करता है। इसके अलावा कालीमंटन, कालीमंटन जो है वो कुछ पोर्शन है जो बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, बाली के इसमें आते हैं। तो कलेक्टिवली हम उस एरिया को कालीमंटन कहते हैं। नेक्स्ट है निकोबार आइलैंड, जो इंडिया के जुरिडिक्शन का पार्ट है, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में आता है। ये सब सुंडरलैंड में आएगा। यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा एंड फौनास पाए जाते हैं। स्पेसिफिकली हम देखें तो यहाँ पे टाइगर, मंकीज, टर्टल, क्योंकि एक्वेटिक एरिया है, पानी वाला क्षेत्र है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टर्टल्स और फिशेस की बहुत सारी वेराइटीज यहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन के कारण सॉइल बहुत फर्टाइल है, तो फूड एंड मेडिसिन जो है वो भी पाई जाएंगी। और एक सबसे ज्यादा थ्रेट भी इसी वजह से इस पर्टिकुलर एरिया को होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। कुछ यहाँ पे ओरंगुटैन्स जो है उनकी भी बहुत सारी एंडेमिक प्रजातियां पाई जाती हैं, और राइनो हो गए ये यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके अलावा प्लांट्स की बात करें तो रबर और ऑयल पाम पल्प प्रोडक्शन, ये सब यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और इनका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है। और इसी वजह से ये एरिया काफी ज्यादा थ्रेटन भी है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पे डोरमेंट रहती है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे ग्रेनाइट और लाइमस्टोन के माउंटेन्स पाए जाते हैं, जो कि लगभग 2189 मीटर की लंबाई के हैं। और ये इस एरिया के बैकबोन माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू जो है माइनिंग करके इस एरिया को ये जो भी रेवेन्यू है वो कलेक्ट करते हैं सुंडरलैंड एरियाज के। अब ये जो कुछ स्पीसीज फौना यहाँ पे पाई जा रही है, जैसे कि क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, ओरंगुटैन एंड टर्टल्स। नेक्स्ट एरिया की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें एरिया आ रहा है आपका इंडोनेशिया वाला एरिया, देन जावा, सुमात्रा, सिंगापुर, ये सारा ब्रूनेई, ये सब एरिया जो है इसमें आ रहा है। और ये सारा का सारा जो भी एरिया है ये टोटली कवर करेगा हॉटस्पॉट को। तो ये लाइनिंग से आप देख रहे हैं रेड कलर का जो एरिया है ये सारा हॉटस्पॉट में आएगा। तो क्योंकि इसमें अधिकतर एरिया एक्वेटिक है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारी वाटर स्पीसीज जो है वो भी एंडेमिक होंगी। तो यहाँ पे हम देखें ये स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड एंडेमिज्म का चार्ट है, जिसमें हम देख रहे हैं प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस और फ्रेश वाटर फिशेस को देखें हम, तो यहाँ पे लगभग स्पीसीज जो पाई जा रही है 950 फ्रेश वाटर स्पीसीज पाई जा रही है। एंडेमिक स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर लगभग 350 स्पीसीज ऐसी हैं जो सिर्फ इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती है, एंडेमिक स्पीसीज है। और इसको देखें हम, इसे कैलकुलेट करें तो एंडेमिज्म का परसेंटेज बनता है 36.8। ओके, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या किया, जो भी आपके नंबर है एंडेमिक स्पीसीज के डिवाइडेड बाय 950
इंक्लूड होता है। वेस्टर्न घाट में साउथ वेस्टर्न इंडिया का पोर्शन तो आता ही है, इसके अलावा श्रीलंका वाला पूरा क्षेत्र आता है। तो यहाँ पे हम देखें जो हमारा साउथ वेस्टर्न इंडिया का भाग है और उसके अलावा जो श्रीलंका का एरिया है, इन दोनों में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, जैसे कि इनकी ज्योग्राफी लगभग सिमिलर है, इनका क्लाइमेट और इनका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री काफ़ी कुछ सिमिलर है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। हालांकि ये लैंड जो है श्रीलंका और वेस्टर्न घाट के बीच में जो दूरी है वो 400 किलोमीटर तक है, और इवन देन इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है, और इसी वजह से हमने इन दोनों एरियाज को कलेक्टिवली एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में मेंशन किया है। तो वेस्टर्न घाट की बात करें तो लोकली जो इंडिया में इसे नाम दिया जाता है वो है सह्याद्री हिल्स, जो कि मिलके बनता है मालाबार प्लेन से, और मालाबार प्लेन के साथ साथ जो माउंटेन्स चल रही हैं उनसे मिलके ये बना है। और यहाँ पे हम देखें तो इनलैंड एरिया जो ये सह्याद्री हिल कवर करता है वो है 30 से 50 किलोमीटर का। इनलैंड मतलब पानी से लेके और लैंड तक का जो एरिया है वो 30 से लेके 40 किलोमीटर तक का ये एरिया कवर करता है। और टोटल एरिया की बात करें इसके तो ये 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर का टोटल एरिया कवर करता है, और इसमें जो इंडिया का पूरा का पूरा एरिया या इंडिया का पूरा लेंथ जो ये कवर करता है ये एरिया वो है 1600 किलोमीटर का, जो कि नीचे हमारा श्रीलंका वाले क्षेत्र से स्टार्ट होता है, हमारे साउथ वाले पोर्शन से स्टार्ट होता हुआ और गुजरात तक, नॉर्थ साइड में गुजरात तक जाता है। तो सदर्न टिप से लेके और गुजरात के नॉर्थ तक लगभग 1600 किलोमीटर का ये एरिया सॉरी लेंथ ये कवर करेगा। नेक्स्ट हम देखें तो इस यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन प्रेशर के कारण यहाँ इस एरिया के फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जिनकी बहुत ज़्यादा कटाई अब होने लगी है, और इसी कटाई के कारण क्योंकि यहाँ पे टिम्बर और एग्रीकल्चर लैंड का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए इस एरिया में बहुत ज़्यादा ह्यूमन इम्पैक्ट है, और इस एरिया को हमें इसलिए एंडेमिक स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए हॉटस्पॉट में मेंशन करना पड़ा। देखिए हम यहाँ पे तो लगभग 1.5% जो ओरिजिनल फॉरेस्ट है वो ही अब श्रीलंका में बचे हैं, और वेस्टर्न घाट वाले क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्रेगमेंटेशंस पाई जाती है, स्पीसीज लॉस्ट देखा गया है। तो ये देखिए हम एरिया, तो इंडिया में सदर्न टिप से लेके दिस वन और ये पूरा रेड वाला एरिया जो कवर कर रहा है गुजरात तक की बाउंड्री तक ये जा रहा है ये एरिया, और यहाँ पे श्रीलंका तो ऑलमोस्ट पूरा ही इसमें हॉटस्पॉट में आता है। तो ये पूरा हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंकन एरियाज, जो कि चौथा हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ पे हम देखें तो ये इनलैंड एरिया जो कवर कर रहा है इस तरीके से ये है टोटली 50 किलोमीटर का लगभग माना जाता है। नेक्स्ट हम देखें स्पीसीज डाइवर्सिटी और एंडेमिज्म की बात करें तो क्योंकि ये एरिया कवर कर रहा है वाटर बॉडी को भी और लैंड एरिया को भी, तो अलग अलग स्पीसीज यहाँ पाई जाएंगी ऑब्वियसली। मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फ्रेश वाटर स्पीसीज जो है फिशेज की काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, और इनका एंडेमिज्म परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा है 72.8%। तो ये आप इसे देख लेंगे चार्ट को। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो फोनास पाए जा रहे हैं उनमें से है एशियन एलिफेंट्स हो गए जैसे, या इंडियन टाइगर्स, नीलगिरी मार्टन, इंडेंजर्ड लॉयन टेल्ड मकाकी, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट फोनास इस एरिया में पाए जा रहे हैं। फ्रेश वाटर स्पीसीज तो यहाँ की जो एंडेमिक स्पीसीज हैं वो कवर करें लगभग 140 नेटिव स्पीसीज इसी एरिया की हैं जो बहुत ज़्यादा खतरे में है, और इसलिए हमें इस एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना पड़ा। नेक्स्ट हम देखिए श्रीलंका और जो सदर्न इंडिया है उसके बीच में जो एक एरिया है, जो एक इनलैंड एरिया बनता है कॉन्टिनेंटल इनलैंड सेपरेशन एरिया, वो 20 मीटर डीप पाल्क स्ट्रेट से बनता है। तो ये समझ लो कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो बीच में गैपिंग है उसे हम पाक स्ट्रेट कह रहे हैं, और ये 20 मीटर की गहराई का है। वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। होता क्या है कि जो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स हैं वो आती हैं और जो हमारा वेस्टर्न घाट वाला एरिया में जो पहाड़ियाँ उनसे टकराती है, और जैसे ही वो उनसे टकराती है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, और ये बारिश जो है इस पूरी जो साल भर की बारिश है उसका लगभग 80% बारिश तो सिर्फ यहाँ जून और सितंबर के महीने में ही होती है। तो अब इतनी बारिश के कारण क्या होता है कि यहाँ प्लांट को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, और प्लांटेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन ईस्टर्न स्लोप्स में ऐसा नहीं होता है, जो ईस्ट वाला भाग है दिस वन, इस ईस्ट वाले भाग में ऐसा नहीं होता है, इसलिए इस एरिया में कम वेजिटेशन पाई जाती है।
नेक्स्ट ये देखिए हम लॉइन टेल मकाक है ये, देन नीलगिरी मार्टिन एंड डार्क नाइट, ये आपका इंडियन टाइगर का ही एक प्रजाति है। कुछ हॉटस्पॉट को थ्रेड्स होते हैं और ये थ्रेड्स क्या है इनको भी समझते हैं हम। थ्रेड्स मतलब क्या खतरे हैं हॉटस्पॉट को। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अगर किसी एरिया हॉटस्पॉट में बढ़ जाती है तो वहाँ पे फॉरेस्ट का क्लियर होना और ग्रासलैंड में पर्टिकुलर कल्टीवेशन करना लोगों के द्वारा, ये बहुत ज़्यादा नज़र आता है। लॉगिंग होने लगती है, बहुत सारे लोग जो हैं एक जगह पे इकट्ठा होने लगते हैं और वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया का दोहन करने लगते हैं। तो यहाँ पे बोथ लीगल एंड इलीगल लॉगिंग जो है, माइनिंग, ये सब चलता रहता है इस एरिया में। और इसके कारण जो है इरोजन होता है लैंड एरिया का, सॉइल इरोजन होता है। यहाँ पे बहुत सारे एरिया फॉरेस्ट के जो है उन्हें ग्रासलैंड और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए या सेटलमेंट के लिए घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया है। तो ये भी हॉटस्पॉट के लिए खतरा है। अगेन बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनके द्वारा बहुत सारे जानवर पाले जाते हैं। वो जानवर जब यहाँ ओवर ग्रेजिंग करने लगते हैं, डोमेस्टिक लाइव स्टॉक यहाँ ओवर ग्रेजिंग करने लगती है, तो वो भी हॉटस्पॉट के लिए खतरा है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी फ्लोरास पाई जाती हैं और उनकी अपनी मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं, और इन्हीं मेडिसिनल वैल्यूज की वजह से इन जो फ्लोराज है उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो बहुत सारा इलीगल ट्रेडिंग भी चलती है इस एरिया में मेडिसिनल हर्ब्स की। फ्यूल वुड कलेक्शन यहाँ पे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि यहाँ से लोग जो है अपने घर ले जाते हैं बहुत सारी लकड़ियाँ जो कि इस्तेमाल करते हैं अपने खाना बनाने के लिए या जो भी डोमेस्टिक पर्पज है उनका, उसको सॉल्व करने के लिए फ्यूल वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके कारण बहुत सारे जंगल जो है उनका कटान होता है। अनप्लैन्ड और पुअरली मैनेज टूरिज्म, जो यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस ऐसा मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके थ्रू मेंटेन नहीं किया जाता है, तो इसकी वजह से भी बहुत सारा जो है नुकसान होता है हॉटस्पॉट को। माइनिंग, जो खदानें हैं, बहुत सारे माइंस यहाँ पे बनी है, बहुत सारे डैम्स, पॉल्यूशंस और एग्रोकेमिकल्स का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हॉटस्पॉट को। जैसे हम देखें तो हिमालय वाले क्षेत्र में बहुत सारे डैम्स का भी प्रोडक्शन, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है डैम्स के थ्रू। तो ये इलेक्ट्रिसिटी तो देता है हमें एनी हाउ, लेकिन डैम्स की वजह से एक पर्टिकुलर एरिया का इकोसिस्टम काफ़ी हद तक डैमेज होता है और हॉटस्पॉट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का। ओवर फिशिंग, अगर जैसे हम देखें अंडमान वाला क्षेत्र है तो इसमें ओवर फिशिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा लोग ओवर फिशिंग करते हैं अपने खाने के लिए भी और सेल के पर्पज़ के लिए भी। तो ये जो फिश की जो भी ब्रीडिंग सीजन में उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है, जिसकी वजह से मरीन इकोसिस्टम और कोस्टल इकोसिस्टम पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम देखिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इफेक्ट नज़र आता है वो है चाइनीज़ डिमांड फॉर टर्टल्स, स्नेक्स, टाइगर्स। तो चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा टर्टल्स, स्नेक, टाइगर्स और मेडिसिनल हर्ब्स को यहाँ से ले जाते हैं और किसी न किसी तरीके से वो यहाँ से खरीद के या फिर अवैध तरीके से ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट की एंडेमिक स्पीसीज का लॉस्ट होता है। और क्योंकि ये अपने मेडिसिनल और अपने डेली फूड के लिए भी ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट या एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट के कारण जो भी अनरेस्ट है, पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल मेंबर्स के द्वारा ये मुद्दे ना उठाए जाने के कारण भी कई बारी हमारे जो हॉटस्पॉट हैं उनके एंडेमिक वैल्यूज कम होती चली जाती है। तो ये सारे थ्रेड्स हैं हॉटस्पॉट के लिए। और दैट्स ऑल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। और इसमें हमने चारों हॉटस्पॉट मेंशन किए हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, इसके अलावा वर्ल्ड वाइड कितने हॉटस्पॉट पाए जा रहे हैं ये भी हमने मेंशन किया। तो दैट्स ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। थैंक यू।